गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। गाइस, आज हम जो बीपीएससी का पेपर हुआ था 15 दिसंबर को, उसका जो है हम एनालिसिस करेंगे। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया, उनका टाइम, एनर्जी दोनों चीज का पूरा पूरा यूज हुआ है, क्योंकि कुछ भी मेरे मैराथन से बाहर नहीं गया है। कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पेपर इतना अच्छा बना है कि जो मैंने मैराथन में करा दिया है, उसी के अंतर्गत पूरा पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस, अगर सब्जेक्ट की बात करें। और आपका सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट से ही होता है। और वैसे भी बीपीएससी में लैंग्वेज वगैरह का जो है जीरो कर दिया है, मेरिट में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पेपर आया था। अगर हम देखें कि हम लोगों ने जो जिस लाइन एंड लेंथ को लेकर के हमने जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो वो बहुत कामयाब रही। और बहुत ही पेपर अकॉर्डिंग टू आवर प्रिपरेशन आया था। जैसे हमने प्रिपरेशन की थी वैसा ही पेपर आया था, कुछ भी बाहर से नहीं आया था। वहां पर मुझे 2 कथन ऐसे दिख रहे हैं इस पेपर में जो कि मेरे बताए हुए नहीं थे, क्योंकि कथन पे मैंने अलग से कोई वीडियो दिया नहीं, महत्वपूर्ण कथन बताए नहीं। उसी बीच बीच में जो कथन दे दिए थे, अलग से उसमें मैंने कोई फोकस किया नहीं था। तो 2 कथन वहां बाहर से आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरा पेपर मेरी मैराथन से है, मेरे जो रिसेंट मैराथन दिया था उसमें से। और कुछ अगर आप 2-4 देखें, ढूंढें, तो पुराने मैराथन जो कि मैंने फॉलो करने के लिए बोला था। बाकी कुछ भी बाहर नहीं है, सिर्फ 2 सेंटेंस वहां पर बाहर हैं। उसको मैं मेंशन करूंगी कौन से सेंटेंस हमारे बाहर हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको आगे यूपी पीजीटी टीजीटी है उसके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। यानी कि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं देती हूँ और उसमें से आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, यदि आप मुझे पूरी तरह फॉलो करेंगे तो। क्योंकि क्वेश्चन का एक पूरा पैकेज होता है, और वो पूरा अगर पैकेज आपने देखा, यानी कि पूरे मैराथन देख लिए, तो आपकी नैया पार है। जिसने भी मुझे फॉलो किया अभी तक, जो भी मैंने एग्जाम दिए हैं, तो जिसने भी मुझे पूरी तरह फॉलो किया, तो वो इंडिविजुअली आकर के मुझे मैसेज करते हैं कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए, पूरे सेम वैसे ही आ गए। तो ये जो लोग फॉलो किया उनको फायदा मिला, कोई बात नहीं है। आगे जिनको आगे बिलीव होता जाए तो वो धीरे धीरे देख लीजिएगा कि हम जब क्वेश्चन देंगे तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के बहुत 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 चांसेस होते हैं। और आज ये पेपर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बीपीएससी ने तो आंसर की दे दी है, और लेकिन इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने बीपीएससी दिया है उसके साथ साथ और एग्जाम जो पीजीटी टीजीटी के हैं लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, लगभग वही टॉपिक सेम घूम फिर के आते रहते हैं। तो ये दूसरे एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, तो दूसरे लोग भी इसको देखें। इसलिए मैं ये इसको एक डिटेल दे करके, डिटेल आंसर दे करके इसको मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, आगे अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनके भी लिए। तो हम अपना आप क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। जैसे कि आप सभी को पेपर दिया है, पता ही है कि फर्स्ट सेक्शन जो है लैंग्वेज का था, और सेकंड जो है जनरल स्टडी के बारे में था, एंड थर्ड जो है था आपका सब्जेक्ट का था। ये 11th-12th यानी पीजीटी का जो पेपर है उसको मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो पीजीटी कह लें इसको, या 11th एंड 12th, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये उसका पेपर हम देख रहे हैं, और इसमें हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती हूँ। तो देखेंगे पहला क्या कह रहा है, बड़ा कर लेते हैं, उधर का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। पहला 71 देखते हैं क्या कह रहा है। 71 कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? भगवान की इच्छा, विकासवादी प्रक्रिया, क्रांति, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी राइट होगा, विकासवादी प्रक्रिया। देखो, जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसके अगर हम प्रतिपादक की बात करें, प्रवक्ता की बात करें, तो कौन है? एडमंड बर्क हैं, एडमंड बर्क। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आगे आपको भी कई सारे एग्जाम जो है फेस करने होंगे। साथ में जो लोग और देख रहे हैं दूसरे स्टेट के हैं, क्वेश्चन लगभग यही होते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं
घुमा फिरा के। तो ये एडमंड बर्क पेपर, हम अगर मेरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेपर एवरेज था, ना बहुत ज्यादा इजी था ना बहुत ज्यादा टफ था, एक एवरेज पेपर था, यानी कि मस्त पेपर था, बहुत बहुत ही अच्छा पेपर था। जिन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो उनके लिए पेपर बहुत अच्छा था। तो ये एडमंड एडमंड बर्क जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और ये जो एडमंड बर्क मानते हैं, क्या मानते हैं कि अधिकार जो है ये ये ऐतिहासिक अधिकारों का जो सिद्धांत है, ये क्या है, ये जो अधिकार होते हैं ना तो प्रकृति की देन है ना ही राज्य की देन है, बल्कि अधिकार क्या है, इतिहास की देन है। यानी कि ये विकासवादी प्रक्रिया धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ने लगी, इतिहास की देन है। यानी कि जो रीति रिवाज परंपराएं थी वही धीरे धीरे क्या किया, अधिकारों का रूप लेती चली गई। ठीक है, तो ये विकासवादी यानी कि ग्रेजुअली धीरे धीरे रीति रिवाज धीरे धीरे इतने पक्के हुए कि उन्होंने क्या किया, अधिकारों का रूप ले लिया। तो विकासवादी प्रक्रिया, अगर इनडायरेक्टली इसको देखेंगे तो विकासवादी प्रक्रिया के तहत ये आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो रहा। इनके अगर समर्थकों की बात करें कि जो ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है, तो ये मैकाइवर हो जाएंगे, बर्गेश हो जाएंगे, हेनरी मैन और स्विग्नी, ये सारे जो है हो जाते हैं। और इनसे संबंधित एक और है कि जो एडमंड बर्क थे, तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया था। तो जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति थी, गौरवपूर्ण क्रांति थी, इसे क्या किया, इसे इन्होंने समर्थन दिया था, समर्थन दिया था। लेकिन जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी इसका इन्होंने विरोध किया था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति का क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। ये सब रिलेवेंट चीजें हैं, देखते चलिए आगे क्या बताइए, यहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो एक कॉन्सेप्ट उठाइए, उसके मेन पॉइंट को पूरा दिमाग में रख लीजिए। एक बार रख लेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा आयोग तो आप आंसर करने में सक्षम होंगे, राइट आंसर। ठीक है, आंसर तो सभी करते हैं बट राइट आंसर की बात हो रही है। तो ये दो चीजें हो गई यहाँ पर। और अगर हम बात करें कि ठीक है अधिकारों के कौन कौन सिद्धांत होते हैं, देखो अधिकार क्या होता है, एक सकारात्मक होता है और नकारात्मक अधिकार होते हैं। दो प्रकार के अधिकार होते हैं, कौन कौन से, नकारात्मक अधिकार, सकारात्मक। तो और उसके बाद फिर उसको जो सकारात्मक अधिकार होते हैं उसको नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार में सब डिवाइड कर दिया जाता है। जो सकारात्मक अधिकार होते हैं उसमें क्या है, दो और सब डिवीजन हो जाते हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार क्या होता है, उसको राज्य का समर्थन नहीं मिलता है, तो उसको वो सिर्फ सामाजिक रूप से जो है क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं, उनको राज्य समर्थन नहीं देता है। सिर्फ हम अगर बात करें अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत में कौन से आ जाएंगे, तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत, मानव अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों के सिद्धांत के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो इतने सारे सिद्धांत जो है आपके मेन होते हैं और क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, और इस बार देखो जिस सिद्धांत को राज्य जो है समर्थन नहीं देता है वो भी पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है, नैतिक अधिकार वो भी पूछे गए हैं। तो ये मत सोचो कि कहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। यदि हम बात करें जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रवक्ता कौन है, तो कौन हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। कानूनी अधिकारों का जो है बेंथम हो जाएंगे। ऐतिहासिक के वर्ग हमने बताई दी, ऐतिहासिक जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है इसके वर्ग हो जाएंगे। जो अधिकारों का आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत है इसके कांट हो जाएंगे। और समाज कल्याण अधिकार, जो अधिकारों का समाज कल्याण वाला सिद्धांत है, ये क्या हो जाएगा, इसके लास्की हो जाएंगे। तो ये सारे जो है मेन है, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए नागरिक कानून को हटा दो, किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, क्या कहा कि नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का है। ऑप्शन है आपका नागरिक स्वतंत्रता, प्रकृति की स्थिति, राजा का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राजा का अधिकार। देखो यदि आपको ये कथन नहीं पता है ना
तब भी आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप आइडिया बिल्कुल सटीक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हॉब्स क्या है? निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। बहुत बार हमने बताया है, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं और इनके जो ये लिवायथन है वो राजा भी है, इनकी किताब भी है। तो उसको इन्होंने बिल्कुल सभी शर्तों से, सभी दायरों से ऊपर रखा था। तो ये राजा का अधिकार, ठीक है, इसी की बात हो रही है। इसी राजा के अधिकार का वर्णन करने के लिए क्या किया था? हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए ये बात कही थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल डेप्थ में नहीं पता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप, आपके क्वेश्चन सारे ही राइट जाने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे 73 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? सर्वोत्तम की बात हो रही है। समाज के प्रतिबंध हैं, या फिर विधायिका में सकारात्मक विपक्ष है, या स्वतंत्र न्यायपालिका है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक एक बार नहीं 10-10 बार कराए हैं, आपको ज्यादा ही कराए होंगे। तो ये देख लीजिए स्वतंत्र न्यायपालिका, जहां पर न्यायपालिका अगर स्वतंत्र हुई ना तो क्या हो जाएगा कि जो नागरिक हुए उनकी स्वतंत्रता, उनके मौलिक अधिकार, इन सबकी सुरक्षा होती रहेगी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के संविधान में कि जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने की राज्य जो है कोशिश करेगा, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका के रास्ते में कोई भी आड़े नहीं आएगा, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा 73 हो गया, 4 देखेंगे हम। चलिए 4 देखते हैं। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव, कानून के शासन का अभाव, अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं प्रदान हो, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। डी कह रहा है और ई कह रहा है कि कोई नहीं। 74 का, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, विशेषाधिकारों का अभाव। समानता का अर्थ क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए कर दिया है, बट समानता का अर्थ क्या है? यही है कि विशेषाधिकारों का अभाव। बहुत बार पढ़ाया आपको मैंने। विशेषाधिकारों का अभाव ही क्या है? समानता है। सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यही समानता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है? आदर्शवादी, समाजवादी, या फिर बहुलवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। 75 का देखो समाजवादी, बी राइट हो जाएगा। जो समाजवादी होते हैं ये न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे 76 क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा? यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। ये किससे संबंधित है? स्वराज समिति से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, या नेहरू समिति से संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू समिति। नेहरू समिति यहाँ जवाहरलाल नेहरू से नहीं होगा बल्कि मोतीलाल नेहरू से होगा। मोतीलाल नेहरू से इसका संबंध है। ठीक है, क्या हुआ कि ये जब ये स्वराज की मांग कर रहे थे तो ब्रिटानी सरकार ने जो थी उसने कहा कि आप पहले अपना संविधान बना करके दिखाओ, आप अयोग्य हो, एक संविधान का निर्माण कर नहीं सकते हो, शासन क्या चलाओगे। तब जो है कांग्रेस के नेतृत्व में और एक समिति का जो है गठन किया गया और मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें 2 मुस्लिम थे और अन्य भी थे, तो टोटल 9 सदस्य थे और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? सचिव थे। तो ये है यहाँ नेहरू समिति, और ये जो है 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत इसको जो है किया गया था। चलिए देखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। ग्रोसियस ने बोला था ऐसा, या रूसो ने बोला था, या फिर लॉक ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का जो है आप आंसर करेंगे।
तो ऐसा जो है लॉक महोदय ने कहा था। ये निजी संपत्ति के समर्थक थे और इन्होंने जो है क्या श्रम का सिद्धांत दिया था, श्रम का सिद्धांत दिया था। क्या बताया था इसमें ये बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उसमें अपना श्रम मिला करके कोई वस्तु तैयार करती है तो उस वस्तु पर उसका अधिकार होता है। तो ये बात यही कह रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या है कि एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? दार्शनिक राजा, या फिर परोपकारी शासक, या फिर राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इसमें क्या सही होगा? देखो यहाँ पर दो बड़े खतरनाक ऑप्शन दे देते हैं। एक इसमें जो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये ज्यादा खतरनाक होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, दार्शनिक राजा। तो क्योंकि प्लेटो क्या है, एक जो है न्यायपूर्ण राज्य बनाना चाहते थे, आदर्श राज्य बनाना चाहते थे, उसमें न्याय की जो है स्थापना करना चाहते थे। तो वो क्या कहते थे कि शिक्षा के जरिए राजा को बिल्कुल एक दार्शनिक राजा हो, जो जिसकी शिक्षा दीक्षा बहुत हो और वो सभी जो है चीजों से ऊपर उठ चुका हो, ऐसे राजा को, यानी कि जो दार्शनिक हो, ऐसे राजा को है, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, तो वो दार्शनिक राजा कहलाएगा। और इन्होंने न्याय की स्थापना के लिए दो जो है मेन चीजें की थी, दो आविष्कार कह लीजिए, दो विचित्र चीजें की थी। एक तो दार्शनिक राजा था, पहला ये था दार्शनिक राजा, और दूसरा क्या था? साम्यवाद। साम्यवाद किसमें? परिवार एवं संपत्ति में साम्यवाद, परिवार एवं संपत्ति में साम्यवाद। ये दो चीजें इन्होंने अनोखी की थी और दार्शनिक राजा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? चार्ल्स प्रथम, जॉर्ज प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय। ये होगा, कैसे होगा? देखो 1942 में जो है चार्ल्स प्रथम थे, इनके पिता, उनको क्या फांसी दे दी जाती है। गृह युद्ध शुरू होता है, 42 में जो है गृह युद्ध इनका शुरू होता है, और 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी जाती है। तो कब दी जाती है? 1649 में फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जो है ये चार्ल्स द्वितीय जो होते हैं ये देश छोड़ करके फ्रांस चले जाते हैं और वहीं पर ये हॉब्स भी चले जाते हैं। और फिर वापस जो है चार्ल्स द्वितीय कब राजा बनते हैं? 1660 में क्या करते हैं? सत्ता संभालते हैं। चार्ल्स द्वितीय जो होते हैं, चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड की सत्ता पुनः इन्होंने संभाल ली थी। ठीक है, तो यहाँ 49 में ये देश से बाहर चले जाते हैं, साथ में हॉब्स भी चले जाते हैं फ्रांस में, और वहीं पर इन्होंने हॉब्स में क्या किया था कि 1651 में लिवायथन लिखी थी। ठीक है, और ये किसको? गोडाल्फिन को समर्पित थी। जो लिवायथन नामक पुस्तक लिखी थी, ये किसे? गोडाल्फिन को समर्पित थी। और उसी में जो है इन्होंने क्या किया था कि ये अनुबंध का सिद्धांत दिया था। अनुबंध के सिद्धांत में अपने राजा को सभी शर्तों से ऊपर और सभी बंधनों से बाहर रखा था। ठीक है, तो किसका प्रयास कर रहे थे? जो चार्ल्स द्वितीय को फिर से सत्ता दिलाने का प्रयास कर रहे थे, राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। और चार्ल्स द्वितीय 1660 में सत्ता वापस संभाल लेते हैं और पुनः जो है हॉब्स को वहां बुलाते हैं इंग्लैंड में, लेकिन राजनीति से दूर रहने के लिए इनको सलाह दी जाती है कि आप जो है राजनीति से दूर रहिए। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बेब ने किया, कार्ल मार्क्स ने, रूसो ने, या उपर्युक्त में से एक से अधिक हैं? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया वैज्ञानिक समाजवाद। और यहीं पर हम देखें काल्पनिक समाजवाद, तो ये किसके द्वारा किया गया है? काल्पनिक समाजवाद, तो ये किया गया रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया है। रॉबर्ट ओवन।
इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, मार्क्स जो है किससे, हेगल एंड फ्योरबैक, हेगल एंड फ्योरबैक से काफी जो है प्रभावित थे। और इनका जो इन्होंने कौन कौन से मेन सिद्धांत दिए, तो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, ये सब जो इनके मेन सिद्धांत हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है, लेसेस फेयर का सिद्धांत, या फिर उपयोगितावाद, या फिर अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी की जाती है, तो लेसेस फेयर, ये इस सिद्धांत की तुलना जो है व्यक्तिवाद से की जाती है, क्योंकि इसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है और व्यक्तिवाद में भी क्या है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो उसका केंद्र है। व्यक्तिवाद का क्या है, व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उसका केंद्र है, और लेसेस फेयर में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की ही बात की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है। लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार किसने कहा है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया, डी टॉकविले, या फिर जॉन डनिंग। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है डी टॉकविले के द्वारा कहा गया है। जो 83 है, इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका बी, डी टॉकविले। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये जो कथन है, सेंटेंस दिए, टर्म दिए गए, इनको आप एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि जो कथन होते हैं ये महत्वपूर्ण कथन आप सभी पेपर से, जो भी पेपर आपको मिलते हैं उनसे उठा करके आप अपना एक नोट्स में एक जगह रखिए, तो लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाएंगे। बहुत सारे कथन वही बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है, क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। ऐसा लेनिन ने कहा है, या फिर हिटलर ने कहा है, मार्क्स ने ऐसा कहा है, या फिर एक से अधिक ने कहा है, या फिर किसी ने भी नहीं कहा है। तो देखो, इसको मैंने एक बार नहीं, ये सारे जितने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं बहुत बार कराए हैं। इसमें लॉक का जो स्टेटमेंट था निजी संपत्ति पर, वो मैंने नहीं दिया है, वो मुझे लगता है कि मैंने नहीं दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई। ये जो है जोड के द्वारा, ईएम जोड जो है आपके, इनके द्वारा ये सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, ईएम जोड के द्वारा। और इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि टोप, आप टोपी की जगह टोप कर लीजिए, ये टोप रहता भी है कहीं कहीं पर। तो टोप और जोड देखो सिमिलर, प्रोनाउंसिएशन इनका कैसे थोड़ा सा सिमिलर सा हो रहा है, सिमिलैरिटी है, तो उससे आप याद रखिए। मैंने आपको इसको ट्रिक भी बताई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। 13वां किया गया था, 24वां किया गया था, या 39 संशोधन किया गया था, इनमें से कोई नहीं किया गया था, या सब एक से अधिक किए गए थे। तो यहाँ पर 13वां, 24वां और 39वां 3 संशोधन दिए गए हैं। कौन सा किया गया था, तो देखो ये 24वां किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी राइट। तो देखो यहाँ पर 24वां कैसे हो जाएगा, जब गोलकनाथ केस में आता है कि जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है, तो उसके बाद जो है संसद कह सकते हैं कि इस प्रभाव को उल्टा करने के लिए, यानी कि उसके इस प्रभाव से इस जो निर्णय को उलट करने के लिए क्या किया कि ये एक इसने जो है संशोधन किया, संवैधानिक संशोधनों का ये मतलब 24वां संविधान संशोधन करती है, और उसमें कह देती 13 का में खंड 4 जोड़ती है। ठीक है, उसके पहले 3 ही खंड होते हैं, उसमें 3 ही खंड होते हैं, और कुल मिलाकर इसमें यही कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नीतियां होंगी, कानून होंगे, वो शून्य हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यही बताया जाता है। लेकिन इन्होंने चौथा जोड़ दिया, संशोधन 24वां संशोधन के द्वारा 13 में सबसेक्शन 4 जोड़ दिया, और जोड़ करके ये क्या कहते हैं कि जो है संवैधानिक संशोधन पर जो अनुच्छेद 13 है, ये किसी भी संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होगा, और सब जो कानून विधि ये सब बनेंगे उन पर तो लागू होगा, यानी कि जो मौलिक अधिकारों को रोकेगा, जो कानून उसके विपरीत होगा वो शून्य हो जाएगा। तो जो कानून बनेंगे उन पर लागू होगा, बट क्या होगा, जो संशोधन किए जाएंगे उन पर लागू नहीं होगा। तो ये हो कि संशोधन पे ये लागू नहीं होगा, यही इसमें बदलाव किया गया था।
संशोधन पर लागू नहीं होगा। अब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली इसने जो है गोलकनाथ जो फैसला था उसके प्रभाव को क्या कर दिया, उलट दिया। उसने कहा कि संशोधन नहीं कर सकते हो मौलिक अधिकारों में, उसने अब संसद ने क्या कर दिया, प्रस्ताव पारित करके संशोधन करके यही कह दिया कि संशोधन जो संवैधानिक संशोधन होंगे उसमें अनुच्छेद 13 जो है काम ही नहीं करेगा। चलिए ये हो गया। दूसरा एक और हुआ था कि जो 368 संविधान में जो संविधान की प्रक्रिया बताता है, इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया था। और दूसरा जो बदलाव मेन किया था कि राष्ट्रपति को जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पे क्या कर दिया, स्वीकृति देने पर बाध्य कर दिया था। अच्छा, जो मूल संविधान के अनुसार, जो मूल संविधान होता है उसके अनुसार जो है क्या कहा गया कि 368 क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, आप सबको पता है 368 क्या है, संशोधन प्रक्रिया बताता है, ठीक है, प्रक्रिया बताता है। और मूल संविधान के अनुसार कहता क्या है कि 2 शर्तें रखती कि एक तो जो है क्या होगा, तभी जो है कोई भी संवैधानिक संशोधन मान्य होगा जब 2 शर्तें पूरी करेगा। पहली कौन सी, कि प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया गया हो। तो पहला क्या है, 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्य उस विधेयक के पक्ष में मतदान किए हों। प्रत्येक सदन में अलग अलग बात हो रही है ये। और उसपे और दूसरी शर्त क्या थी कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि जब अगर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो 2 चीजें, कोई भी संशोधन तब माना जाएगा जब 2/3 प्रत्येक सदन में 2/3 उसको बहुमत से उसको पारित किया जाए। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए। और इसमें क्या था, इसमें एक खास बात ये थी कि राष्ट्रपति जो है अस्वीकार भी कर सकता था, अस्वीकृति भी दे सकता था। लेकिन जब यही चेंजेस किए कि जब यहाँ पर क्या कर दिया, 13(4) जोड़कर क्या कहा कि संशोधन पर जो है ये लागू नहीं होगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या तब्दील की इन्होंने कि राष्ट्रपति जो है बाधित कर दिया, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया स्वीकृत देने पर। तो ये 2 करके इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया, जो न्यायालय का डिसीजन आया था उसको पूरा उलट दिया। ये बात इसकी पूरी कहानी है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन अगली बार कहां से आएगा कुछ पता नहीं चलता। एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, आगे आप हमेशा जो है क्वेश्चन राइट करते रहिए। चलिए देखेंगे। हालांकि फिर जो है इसको अब जब संसद ने कर दिया तो हमारी न्यायपालिका भी कम नहीं है, जस्टिस लोग भी कम नहीं है। तो ये 73 में इन्होंने मूल संरचना इसका जो है एक मूल संरचना के मतलब कि ढांचे, जो मूल ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये क्या है, ये डिसीजन भी आ गया था इनका। तो इस चीज से बचने के लिए जितने यहाँ खेल संसद ने किया था उससे बचने के लिए इसने मूल ढांचे का एक जो है नया खेल खेला न्यायपालिका ने, क्योंकि उसको जो है बचाना था, लोगों की स्वतंत्रता बचानी थी और लोकतंत्र स्थापित करके रखना था। इस तरह से तो कोई भी आएगा और संशोधन करके कुछ भी कर जाएगा। तो इसलिए जो है उसने मूल ढांचे का एक नया आइडिया दिया यहाँ से कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी आप करते रहिए, पूरे संविधान में परिवर्तन करते रहिए, संशोधन करते रहिए। और ये कौन से केस था ये, तो ये केशवानंद भारती केस था, ठीक है, केशवानंद भारती केस था। फेमस है दोनों केस। तो केशवानंद भारती केस में ये अपने ही जो इसका फैसला होता है उसको पलट देता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां देख लिया हमने, अब इधर देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु। ये किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया, एल.डी. व्हाइट के द्वारा कहा गया, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया, एस.जे. लास्की के द्वारा कहा गया। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है एल.डी. व्हाइट के द्वारा कहा गया है सेंटेंस, और ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनको आप नोट डाउन करते रहिए। ऑप्शन यहाँ पर 86 का जो है ए राइट हो जाएगा, एल.डी. व्हाइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर पूरा सुनिए, जहां पर जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उनमें आप क्या ही समझेंगे, उनको तो बस रटना है। आप नोट डाउन करिए एक जगह उनको और रटते रहिए, बार बार देखेंगे तो वो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। 87 क्या कहता है कि भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, दोनों सदनों में, केवल विधानसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं।
तो ये कहां पर पेश किया जाएगा? केवल विधानसभा में। देखो जो संसद में अगर हम बात करें केंद्र में, तो केंद्र में कहां होगा? केंद्र की बात करें तो लोकसभा। कहां होगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें तो ये विधानसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और 14 दिन का होता है राज्यसभा के पास समय, या तो उसको स्वीकार कर ले या फिर उसमें कुछ संशोधन के लिए अपने जो है सोल्यूशन, मतलब कि कुछ अपना बता दे 2-4 पॉइंट। लेकिन वो लोकसभा पर टोटली डिपेंड रहता है कि वो उसके जो उसमें संशोधन करने की बात कह रहा है या उसमें कुछ चेंजेस की बात कह रहा है, तो लोकसभा उसको माने या ना माने। अगर 14 दिन में वापस नहीं देता है राज्यसभा, तो वो उसी तरह वो पारित मान लिया जाता है। वही सेम चीज यहाँ विधानसभा में होती है, जहां पर विधान परिषदें हैं, तो जहां पर सिर्फ 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है। कौन कौन से में है? एमबीए तक ये ट्रिक है। आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। सिर्फ इन्हीं 6 राज्यों में है। और यहीं पर जो अगर इन 6 राज्यों में विधान परिषद के पास जाता है, 14 दिन का टाइम होता है। सेम प्रोसेस जो वहां पर राज्यसभा के साथ होता है, वही यहाँ विधानसभा के साथ भी हो जाता है। और ये एमबीए तक ट्रिक क्या है? एम महाराष्ट्र, बी बिहार, ए आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना, यू यूपी, के कर्नाटका। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यानी कि आपने डिग्री कहां तक ली है? एमबीए तक आपकी डिग्री है, एमबीए तक आपने स्टडी की है। इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या कहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, संबंधित राज्य के राज्य विधानमंडल, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा, देखो जो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, ये है संसद के पास। और यहाँ पर संसद का तो जिक्र ही नहीं किया गया, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है ई ऑप्शन, कोई नहीं। इन सभी के पास किसी के पास भी नहीं है शक्ति। शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद ही इनके जो है क्षेत्राधिकार को बढ़ा या कम कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी आया था। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके तो हम उसको एवरेज में रख सकते हैं। और यही बात बीपीएससी ने कही भी थी कि क्वेश्चन एवरेज रहेगा, और वही उसने किया है। तो क्वेश्चन आपका पेपर जो है बहुत अच्छा बना है। यदि आपने पढ़ाई थोड़ी भी की होगी तो आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और यदि जिसने भी हमें फॉलो किया था तो उसका तो पूछिए मत। जिसने पूरी तरह से मुझे मेरी मैराथन को फॉलो किया होगा उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया। और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, इंडिविजुअली मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा था, सब कुछ आया, आपको मैंने पूरी तरह फॉलो किया। तो ठीक है, जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया तो उन्होंने अगर थोड़ी पढ़ाई की होगी तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ये मेरा विश्वास है। तो यहाँ पर देखिए संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई 12 हैं, आप सभी को पता है 12 अनुसूचियां हैं यहाँ पर। तो अनुसूचियों पर भी मैंने ट्रिक बनाई है, आप जाइए और वीडियो देखिए, तो वहां पर आपको ट्रिक मिलेगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ 12 अनुसूचियां पहले कितनी थी? जो मूल संविधान में 8 थी। ठीक है, 11वीं कब जोड़ी गई? चलिए देख लेते हैं। जो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? सॉरी 9वीं, 8 थी तो ये 9वीं अनुसूची पहले बात कर लेते हैं हम कि ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? 9वीं जोड़ी जाती है। ये फर्स्ट संविधान संशोधन जो होता है इसी में, तो ये फर्स्ट संशोधन होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट, इसमें जोड़ी जाती है। और साल क्या रहता है? 1951 में जोड़ी जाती है। ठीक है, और जो 10वीं होती है, 10वीं की बात करें, 10वीं, तो ये क्या है? ये दल बदल से संबंधित है। 9वीं किसके? जो जमीन समाज वो भूमि सुधार, ये सब चीजें प्रोसेस लाई गई थी, तो ये उससे संबंधित है। और ये 10वीं किससे? दल बदल से संबंधित है। 52nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया। कौन सी डेट क्या थी? तो 1985। ठीक है, 1985 में दल बदल कानून आता था, उसी के द्वारा जो है ये जोड़ा गया है। और अगर हम 11वीं की बात करें, 11वीं कब जोड़ी गई? तो देखो ये 73rd संशोधन अमेंडमेंट इसके द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में, सभी को पता होगा जोड़ी गई। और ये जो है 12वीं कब जोड़ी जाती है? तो ये 12वीं कब जोड़ी जाती है ये भी देख लीजिए।
ये 74th अमेंडमेंट, सिर्फ अमेंडमेंट चेंज होगा, 74th अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ी जाती है और डेट जो है सन सेम रहता है, डेट थोड़ा, और 1992। देखो इनका क्या है, यहां से लागू करने के भी क्वेश्चन आते हैं और एमपी वर्ग 1 में इन सब में आए हैं। तो लागू ये 24 अप्रैल 1993 में जो है ये लागू हो जाता है। डेट इसकी 24 अप्रैल याद रखना, ये पक्का पूछता है। और जो 74th अमेंडमेंट के द्वारा ये डाली गई सूची नगर पालिकाओं से संबंधित है ये, तो ये लागू कब होती है, ये 1 जून, ठीक है, 1 जून 1993 में ये लागू हो जाती है। ये अनुसूचियां जो हैं क्या है, प्रावधान किए गए थे किसके लिए, अनुसूचियां तो ये डाली गई, लेकिन इसमें प्रावधान क्या किया था, इसमें पंचायती क्या है, इसमें पंचायती राज की बात की गई है जो कि गांव से संबंधित है, ठीक है, गांव से संबंधित है। इसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है, किसमें, ये जो 74 संशोधन है ये किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये नगर पालिकाओं वाला क्या होता है, 1 जून को ये लागू हो जाता है, ठीक है। और जो पंचायतों से संबंधित होता है, यानी कि जो ग्राम स्तर पर जो पंचायतें होती हैं वो कब होती हैं, 24 को लागू हो जाती हैं, 24 अप्रैल 1993 में लागू हो जाती हैं। चलिए देखेंगे, इससे संबंधित पूरी जो है सूची आपको ट्रिक के द्वारा बताई गई है, आप वीडियोस को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको ये सारा मिल जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई। क्षेत्रीय परिषदों की बात हो रही है, तो 14वां संशोधन, 24वां राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर क्या है, ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसी के द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदें इसी के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। क्योंकि जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो उसी में जो है ये जरूरत महसूस हुई कि जो है क्षेत्रीय परिषदें होनी चाहिए, ताकि जो ये तरह तरह की, जैसे कि तीव्र राज्यक संचेतना, क्षेत्रवाद और जो एक विशेष प्रकार की प्रवृत्तियां हो रही राज्यों के अंतर्गत, राज्यों के अंदर इन सब चीजों का विकास हो रहा जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा है, तो इन सबको रोकने के लिए ये जो है परिषदें बनाई गई, ठीक है। तो मेनली अगर आता है क्वेश्चन में कि किस लिए ये परिषदें बनाई गई, तो राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए, साकार करने के लिए ये क्षेत्रीय परिषदें जो है बनाई गई। क्योंकि ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, भाषाई आधार पर ये राज्यों का क्या पुनर्गठन कर रहा था, तो उन मतलब जो हमारी सरकार थी, जो हमारे लीडर थे, उनको लगा कि कहीं हम डिवाइड तो ना कर दे भाषाई आधार पे और फिर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, तो इन्होंने जो है एकीकरण को बनाए रखने के लिए ये क्षेत्रीय परिषदें बनाई थी और ये इसी अधिनियम के द्वारा इन्हीं के अंतर्गत ये बनाई गई थी, ठीक है। ये पहले 4 थी, अभी 5 कर दी गई है। कौन कौन सी, इन जो है इस अधिनियम ने देश को क्या है 5 क्षेत्रों में, कौन कौन से, उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है। तो सीधे सीधे डायरेक्शन ले लीजिए, उत्तर और मध्य, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये सब तो होते ही है, दक्षिण, तो ये सब 4 दिशाएं होती और एक मध्य बीच में रख लीजिए। तो उत्तरी, मध्य और कौन सा, पूर्वी, फिर क्या कर लीजिए, पश्चिमी एंड दक्षिण। तो ये इनमें 5 जोन में इनको विभाजित किया है पूरे देश को, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर जो है डिटेल में आप समझते चलिए कि आंसर ये कैसे सही हो रहे हैं और क्यों सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी, कितनी थी। तो मैंने ये आपको बहुत बार बताया है कि जब 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का डिवीजन होता है, नए राज्यों बनाए जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, शिमला में
या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो मूल रूप से स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और लोक प्रशासन के अंतर्गत ये हमने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन तो यहाँ पर ए हो गया, पर ये बात समझ लीजिए कि इसके पीछे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझने, बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिए कि जो 1958 में जो ये गोविंद बल्लभ पंत थे, इन्होंने क्या किया, अनाउंस किया कि जो एक नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो ये एक सेटअप यानी कि एक संस्थान जो है सेटअप किया जाएगा, जहां जो सिविल सर्विसेज के रिक्रूट्स होंगे, जो नए नए मतलब जिनका सिलेक्शन होता है, उनको क्या किया, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के चलते क्या हुआ कि जो ये आईएएस ट्रेनिंग स्कूल, आईएएस ट्रेनिंग स्कूल जो था, ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली का, ये और साथ में जो ये आईएएस स्टाफ कॉलेज, ठीक है, आईएएस स्टाफ कॉलेज, ठीक है, इन दोनों को क्या किया कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि अमेलगमेट कर दिया जाता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। तो ये इसके पीछे जो है कहानी है कि बाद में जो है ये मसूरी में जाता है। पहले क्या है, ये आईएएस ट्रेनिंग दिल्ली, जो आईएएस ट्रेनिंग स्कूल संस्थान जो भी दिल्ली में है, ये कहां पर, नई दिल्ली में था। तो वहीं से ये बात निकल के आई कि मूल रूप से यहाँ पर हुआ था, फिर बाद में इन दोनों को यानी कि आईएएस स्टाफ कॉलेज एंड जो शिमला में था और आईएएस ट्रेनिंग स्कूल जो कि दिल्ली में था, इन दोनों को मर्ज किया गया, अमेलगमेट किया गया और कहां पर इसको सेटअप किया गया, कहां पर, मसूरी में, ठीक है, मसूरी में जो है इसको सेटअप किया गया। इसलिए शिमला भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि शिमला होगा या नई दिल्ली होगा। तो शिमला में क्या था, आईएएस स्टाफ था, यहाँ पर ये स्टाफ था, कहाँ, शिमला में था, और आईएएस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर था, दिल्ली में था। इन दोनों को एमालगमेट यानी मर्ज किया गया, मर्ज करके मसूरी में सेटअप कर दिया गया एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सेटअप किया, मसूरी में सेटअप किया गया। और अगर देखें कि जो ये कब यहाँ शुरू होता है, यानी कि कब इसका पर्दा उठाया जाता है, कब यहाँ से जो है स्टार्ट होती है, तो 1 सितंबर, ठीक है, सितंबर 1959। तो ये भी डेट याद रखेंगे, इसमें जो है इस डेट पे इसकी शुरुआत कर दी जाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नई दिल्ली क्यों है, क्योंकि आईएएस ट्रेनिंग के नाम से मसूरी ही फेमस है। तो ये दिल्ली कैसे आ गया, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी 2/3 बहुमत के साथ, 3/4 बहुमत के साथ, साधारण बहुमत के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो भारत में नए राज्यों का निर्माण होगा, ये बात कही गई है कि साधारण बहुमत के साथ क्या हो जाएगा, संशोधन की आवश्यकता हो, यानी कि साधारण बहुमत के साथ भी संशोधित कर दिया जाएगा। नए राज्य के निर्माण हो या उनके जो है क्षेत्र को इधर उधर करना हो, नए जो नाम में परिवर्तन, ये सब क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है उसके द्वारा की जाती है। और इसका अध्यक्ष होता कौन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, विपक्ष का नेता होता है, वो होता है इसका लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने हैं, तो टोटल कुल कितने हैं, 22 हैं, जिसमें कि 15 कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, ठीक है, और 7 कहां से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। अध्यक्ष कौन होता है, इसका विपक्ष का नेता होता है। और इसका काम क्या होता है, जो कैग के द्वारा रिपोर्ट रखी जाती है, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, उस रिपोर्ट की समीक्षा करता है, ठीक है, कैग के द्वारा दी हुई रिपोर्ट की समीक्षा करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, 94 था। नेक्स्ट देखेंगे अब हम
95 कि 95 क्या कह रहा है। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, टोटल क्वेश्चन कराए हुए हैं। सिर्फ 2 सेंटेंसेस इसमें स्टेटमेंट है वो हमने नहीं दिए हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है दिए कि नहीं दिए, तो ठीक है मैं मानती हूँ कि नहीं दिए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन कराए हुए आए हैं। इतना अच्छा पेपर आया है आप लोगों का। क्या है, मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है। इसको जस्ट मैंने 2 दिन पहले कराया। ये सारे क्वेश्चन मैंने बस 10 दिन के अंदर ही दिए हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है। भारत और चीन, भारत और भूटान, भारत और पाकिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हम देखें तो ये हो जाएगी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो रहा है 95 का ए। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्रसंघ की संविधा में कितने अनुच्छेदों से, राष्ट्रसंघ की संविधा कितने अनुच्छेदों से बनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 21, 26, 32, एक से अधिक है इनमें या फिर कोई भी नहीं है। तो भाई जो राष्ट्रसंघ की ये चार्टर था, संविधान थी, ये इसमें टोटल अनुच्छेद कितने थे, 26 थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सीधा सीधा लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है और आपको ये मैंने जस्ट जो एनसीईआरटी का अभी दिया था, हमने बिहार के बीच में ही एनसीईआरटी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और उन्हीं में ये क्वेश्चन पड़ा होगा। आप देख लीजिए जाकर के, तो लिस्ट अभी लगी हुई है, आप चेक कीजिए। सारे क्वेश्चन लिस्ट से हैं, सिर्फ 2-3 जो स्टेटमेंट से संबंधित हैं वही बाहर से आए हुए हैं। बाकी आप रिसेंट लिस्ट और मैराथन अगर देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं है। जो मैराथन लिस्ट एक लगी है, एक बिहार शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट के नाम से लगी है, इसी में एनसीईआरटी और 3 प्लेलिस्ट हम आपको बार बार कह रहे थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जिसने भी फॉलो किया उनको तो फायदा मिला ही है। खैर चलो अभी देखेंगे यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है। तो ये 1946 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी से उठाया गया आपका ये क्वेश्चन है 24 जनवरी, और स्पेसिफिक जाएंगे तो 24 जनवरी। ठीक है, यूएनएईसी शॉर्ट में इसको बोलेंगे यूएनएईसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यूएन एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसका जो है नाम हो जाएगा। और क्या है ये, किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो परमाणु ऊर्जा की जब खोज हो जाती है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं से निपटने के लिए ये जो है अस्तित्व में आती है। यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे, 97 हो गया, अब हम 98 नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है कि किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता, यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया था। तो यहाँ सुएज संकट है और कांगो संकट है, कोरियाई संकट है और एक से अधिक है और कोई नहीं है। तो जो कोरियाई संकट है इसी में जो है क्या ये जो शांति के लिए एकजुटता का सहारा लिया गया था, इस प्रस्ताव का सहारा लिया गया था, यूनाइटेड फॉर पीस इस प्रस्ताव का सहारा लिया गया था कोरियाई संकट के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। 17 में है, 19 में है, 21 में है, एक से अधिक में है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका ई राइट होगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि जो है यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कानून का शासन कहाँ है, ये है 14 में, ये 14 में, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत पर रोक लगाई गई है। ठीक है, ये छुआछूत पे रोक लगाई गई। 19 में आपको जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का इसमें क्या किया गया है, ये स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और क्या है कि पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता,
और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि आप जो है व्यापार, कोई भी व्यापार, अपना मनचाहा व्यापार कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बना रखी है कि सबसे पहले हमने बात विचार किया, फिर सम्मेलन किया यानी कि पार्टी की, उसके बाद अपना संघ बनाया यानी कि ग्रुप बनाया, फिर आबाद भ्रमण यानी कि हम भारत भ्रमण पे निकल गए, जहां भी अच्छा लगा वहां निवास किया। जब नई जगह पर हमने निवास किया तो एफ में आ जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया। तो हमें जो है, हम जहां अच्छा लगा वहां निवास करने लग गए, और नई जगह पर हमें किसी ने धन यानी रुपए पैसों से हेल्प की नहीं, तो हमने क्या कर लिया, व्यापार कर लिया, व्यापार कर लिया। इस तरह से एक ट्रिक बनाई हुई है, यहाँ पर हमने शॉर्ट में बताया है, आप उसको जाकर के देखेंगे तो पूरा आपको फायदा मिलेगा और लर्न करना नहीं पड़ेगा। 21 में कौन सा, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, जीवन एवं दैहिक अधिकार इसमें जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, एक से अधिक है, उपयुक्त कोई नहीं, तो राजस्थान था। राजस्थान के नौगौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी। गोथा कार्यक्रम की आलोचना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, और क्या है, दास कैपिटल है, और है उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी राइट होगा, एक से अधिक। एक से अधिक कैसे है, जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, तो ये तो लिखा गया था किसके द्वारा, इन दोनों ने मिलकर के लिखा था, 1848 में ये आता है। 1848 में कौन दोनों है, इसमें जो है एंगल्स भी, मार्क्स है, मार्क्स के साथ कौन है, मार्क्स और एंगल्स, इन दोनों ने मिलकर के लिखा था। और दास कैपिटल भी क्या है, इसका जो है दास कैपिटल का ये प्रकाशित होती है, और इसके जो बाद वाले खंड है, दूसरे तीसरे खंड का संपादन किसने, एंगल्स ने किया था, ठीक है। तो क्योंकि मार्क्स की मौत हो जाती है, तो दूसरे तीसरे का संपादन किसने किया था, एंगल्स ने ही किया था, तो ये भी एंगल्स की मदद से बनी थी। तो इसमें भी मदद हुई थी, और इसमें तो मिलकर के लिखा था, तो ये दोनों हो गई, तो एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, तो ये देख लीजिए, ये इसलिए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ऐसा कहने वाले कौन है। ऑप्शन में आपके सामने जो है WF बिलोबी हैं, जॉन लॉक हैं, और कौन है, जे ब्राउन है, और एक से अधिक बता रहा है और कोई नहीं बता रहा है। इतने सारे ऑप्शन आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिलोबी। ये टर्म्स हैं, इनके सेंटेंस हैं, तो इसमें आपको बस इनको एक जगह लिख लेना है, और कई बार उनको कुछ कुछ दिनों में रिवीजन करते रहना है, तो आपको ये फिट हो जाएंगे माइंड में। अदरवाइज इनका दूसरा कोई चारा नहीं है, या फिर किसी ट्रिक से आप इनको इनसे रिलेट कर लें, जिससे मैंने टॉप और जोड़ को आपको रिलेट करके दिया था, तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हैं, वो एक चारा है। चलिए आगे देखेंगे, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया। ब्लैकस्टोन है, TE हॉलैंड है, जॉन ऑस्टिन है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका, जॉन ऑस्टिन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। जॉन ऑस्टिन ने अपने जो संप्रभुता संबंधी विचार किसमें दिए हैं, ये लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने दिया है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकी क्या है, पुस्तक है, उसी में ही इन्होंने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं। अगर संप्रभुता को हम थोड़ा सा देखें, तो संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, सर्वप्रथम दी गई थी, ये किसके द्वारा, ये दी गई थी बोदा के द्वारा, ठीक है। बोंदा जो है, बोंदा, इन्होंने दिया था। बुक्स कौन सी, इनकी बुक कौन सी थी, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये इनकी पुस्तक थी, इसी में इन्होंने अपने विचार दिए थे, लेकिन इन्होंने कुछ शर्तों के अधीन अपने राजा को कर दिया था। फिर इस विचार को बढ़ाने वाले आगे आते हैं हॉब्स बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे इसको बढ़ाते हैं, और फिर जो है उसको ऑस्टिन जो है चरम सीमा पर ले जाते हैं। तो ये सब इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे संबंधित। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, 1000 बार पढ़ाया। तो ये जो है के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो यहाँ पर रूसो हैं, बेंथम हैं, प्लेटो हैं, और ये एक से अधिक दिया गया है। ई कह रहा है कि कोई नहीं, तो ऐसा इसको लोकप्रिय बनाने वाले बेंथम हैं। ठीक है, उपयोगितावादी थे बेंथम। कौन से थे? उपयोगितावादी थे। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये इनका जो है एक सूत्र था। ठीक है, ये सूत्र था, और इसी में जो है उपयोगितावाद को इन्होंने बताया था कि सरकार को ऐसे कानून और नियम बनाने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख पहुंचे। और इनका जो ये सुखवादी सिद्धांत था, तो कैसा था? ये मात्रात्मक था। मात्रात्मक यानी कि सिर्फ इन्होंने बोला कि मात्रा अधिक होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी हो चाहे ना हो। फिर जो है इनके शिष्य कौन हो? मिल होते हैं। ठीक है, मिल क्या कहते हैं? इसको गुणात्मक बनाते हैं। गुणात्मक, इसमें नैतिकता का समावेश करते हैं और गुणात्मक बनाते हैं इसको। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को क्या है? पिग फिलॉसफी भी कहा जाता है। पिग फिलॉसफी, ये सारी हमने आपको सारी चीजें प्रैक्टिस में करा रखी हैं, किसने कहा, क्यों कहा। तो पिग फिलॉसफी भी कहा जाता है इनकी थ्योरी को। सूकर दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ सुख को देखा है, उसके गुणों को नहीं देखा, सुख की मात्रा को देखा है। तो ऐसा जो है इनको, ये बेंथम से संबंधित है। आगे देखेंगे, न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ है उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भेदभाव राजा की इच्छा के अनुसार किया जा सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखो, जो न्याय का अर्थ है ना, ये उचित आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। समझते हैं इसको कि जैसे, ठीक है, आज हमारे समाज में, पहले हमारे समाज में बहुत ज्यादा क्या था? विभिन्नताएं थी, भेदभाव था। ऊंची कास्ट के लोग, नीची कास्ट के लोग, वगैरह वगैरह। तो सारा कुछ क्या है? फैसिलिटेट किनको किया जा रहा था? जो ऊंची कास्ट के लोग थे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था। जो हम नीचे, हमारे समाज में निचले तबके के लोग थे, उनको क्या है? उनको दबा के कुचले, उनको दबे कुचले लोग कहा गया, क्योंकि उनको दबा के रखा गया। तो अब उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा सा विशेष सुविधाएं दी गई, ताकि वो भी उभर कर, इतने दिनों से जो दबे कुचले पड़े हुए हैं समाज में, ये उभर कर ऊपर आ सके। तो क्या है? ये एक उचित आधार है। भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि उनको जो ये अपर कास्ट है, जो कि सिर्फ इंडिया में ही ये सब देखने को मिलता है, लेकिन है तो हमको वैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज कास्ट वगैरह मैं कुछ मानती नहीं हूँ। तो जो अपर कास्ट है, उनकी बराबरी में लाने के लिए क्या हुआ? जो लोअर कास्ट है उसको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, तभी तो वो उनकी बराबर में आएंगे। तो इक्विटी यानी कि दौड़ाना है साथ साथ, लेकिन पहले जो पीछे खड़ा है, 10 कदम पीछे खड़ा है, उसको ला करके जो 10 कदम आगे खड़ा है उसके बराबर खड़ा करेंगे, उसके बाद में बराबर दौड़ाएंगे। तो अभी क्या है? अभी बराबर लाके खड़े करने वाली बात है। जो अपर कास्ट है, जो एडवांस जो तबका है, उसके बराबर में पिछले तबके को ला करके खड़ा किया जा रहा है। जिस दिन खड़ा हो जाएगा, अगर राजनीति की जो ये है रोटियां अपनी नहीं सेकेंगे, वोट बैंक नहीं बनाएंगे, तो जिस दिन पूरी सोसाइटी में ये सारा हो जाएगा, तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी इक्वली करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य के द्वारा, या फिर समाज के नैतिक सिद्धांत, या फिर सरकार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। यहाँ पर किसके नैतिक कर्तव्यों की बात हो रही है, किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो ये समाज का जो नैतिक सिद्धांत होता है उसके द्वारा लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा घुमाया उसने, नैतिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में इंसर्ट किए गए हैं, तो थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए यहाँ पर नैतिक कर्तव्य दे दिया है। तो नैतिकता, जो अधिकारों का नैतिकता का सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है, तो वो किसके? समाज के द्वारा लगाए गए। हमने आपको शुरू में बताया था जब अधिकारों की बात कर रही थी, तो ये वही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, बात वही कर रहा है। ठीक है, तो नैतिक सिद्धांत, जो अधिकारों का नैतिक सिद्धांत है, ये समाज के द्वारा लगाए जाते हैं, और राज्य इनको जो है क्या संरक्षण नहीं देता है, यानी कि इनकी रक्षा नहीं करता है, समाज के द्वारा ही लगाए जाते हैं ये। तो ये अधिकारों के सिद्धांत से रिलेशन रखता है, देख लीजिए। और आपको मौलिक कर्तव्य से ये भिड़ा रहा है, यानी कि वहां आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से अधिकार शब्द जो है बिल्कुल गायब कर दिया है।
संबंधित वहीं से है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा आपका। आगे देखेंगे क्या है 107। ये क्वेश्चन जो है ना, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम देकर आए हैं तो भी देख लीजिए, आगे के कोई एग्जाम बैठेंगे तो वहां आपको मदद मिलेगी, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी देख लीजिए किस तरह से आजकल पेपर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे क्या कह रहा है कि उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है, अपने आप में एक लक्ष्य, असमानताओं को समतल करने का एक उपकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उदारवादी सिद्धांत है ये लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। उदारवादी सिद्धांत राज्य को क्या मानता है, तो ये मानता है कि ये क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है, यानी कि एक ये लक्ष्य प्राप्त करने का या लोगों की जरूरतों को प्राप्त करने का एक यंत्र है, इसको यंत्रवत मानता है। ठीक है, राज्य को क्या मानता है, यंत्रवत मानता है, यंत्र मानता है किसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या लोगों की जो है जरूरतें पूरी करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा, भूमि के द्वारा, कारखाने के मालिक द्वारा या श्रम के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्रम द्वारा। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा, श्रम के द्वारा निर्धारित होता है। और इसी में इन्होंने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, ये भी दिया है और इसमें ये बताते हैं कि जो किसी की लागत है, कोई भी वस्तु बन रही है उसकी लागत टोटल कितनी है, 5 रुपए है, श्रम भी उसी में जुड़ा है, जो भी संसाधन है, जो भी वहां मटेरियल लग रहा है वो सब कुछ जुड़ा है। मान लिया 5 रुपए है और वो बाजार में जाकर के कितने की बिक रही है, 10 की बिक रही है। तो ये जो 5 रुपए का गैप बच रहा है ये क्या है, ये पूंजीपति पूरा रख लेते हैं, श्रमिकों को नहीं देते हैं, जबकि वो उनके श्रम से ही जो है, श्रम भाई जो लागत लगी वो तो लागत उतनी लगी, श्रम क्या है और मजदूरों का श्रम लगा, तो उनका श्रम लगाकर जो चीज की जो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ी, तभी तो क्या हुआ, उसकी लागत इतनी गई। तो जब क्या हुआ, श्रम के द्वारा उस वस्तु की वैल्यू बढ़ा दी मजदूरों ने, तो वो क्या है, वही बोला है कि श्रम के द्वारा जो है मूल्य निर्धारित होता है। श्रम लगाया और वस्तु की जो है वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद उसका मूल्य निर्धारण हुआ और जितना अतिरिक्त मूल्य होता है वो क्या होता है, पूंजीपति रख लेते हैं, जबकि मार्क्स का कहना है कि वो किसको, श्रमिकों को मिलना चाहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको एम एन रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन में राज्य है, व्यक्ति है, सरकार है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ ऐसा जो है ये व्यक्ति के लिए ऐसा मानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रूसों की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य कैसा है, जानता था कि सद्गुण क्या है, जानता था कि विकार क्या है, नहीं जानता था कि गुण और पाप क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो रूसों की प्राकृतिक स्थिति है उसमें मनुष्य क्या है, उसे गुण और दोष इसका नॉलेज नहीं था, वो क्या था, नोबल सेवेज था, यानी कि आदर्श बर्बर उसको बोला है इन्होंने, आदर्श बर्बर था, उसे अच्छे बुरे का पता ही नहीं था, आदर्श बर्बर था। ठीक है, अज्ञानी था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कानूनों के पीछे क्या संस्वीकृत यानी सैंक्शन है, क्या है, विधानमंडल, राज्य, कानून की अदालतें, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे ही हमने वो अधिकारों का सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता है कि कानूनों के पीछे किसका, राज्य का, ये जो कानून होते हैं इनके पीछे राज्य का सैंक्शन होता है। हम अभी 111 नंबर क्वेश्चन पर हैं और आई थिंक अब मुझे ये वीडियो स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि अभी लगभग 39 यानी कि 40 अराउंड 40 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, तो वो मैं सेकंड पार्ट में लेकर के आऊंगी। और क्योंकि ज्यादा
आंसर की तो आपको पता ही है। मैं सोच रही हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों सही है, वो आपको रीजन पता होना चाहिए, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। तो अभी 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है, तो आधा पार्ट हमने कर लिया है, आधा हम सेकंड पार्ट में कर देंगे। करने को मैं अभी कर दूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि एक साथ आप लोग बोर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट को कम लेने लग जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट कभी कम नहीं लेना है। अगर वीडियो लंबी भी जा रही है, किसी की भी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर जैसे ही आपका माइंड थकता है, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझना ये सबसे जो है अहम बात होती है किसी भी प्रिपरेशन की। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन आपके राइट जाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए ये सेशन मैं यहीं वाइंड अप करूंगी, और इस सेशन को जो है आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यदि आपको थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं और पेपर एनालिसिस होते रहते हैं, कंटेंट। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ फ्री कोर्स टीजीटी पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स जो है आपको यहाँ पर फ्री में कराया जा रहा है, तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस भी पा सकते हैं। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको अवेल कर पाएं, कोई भी वीडियो स्किप ना हो, क्योंकि सारी ही वीडियोस यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाती हैं, एनसीईआरटी से, प्रैक्टिस से, एंड जो कोर्सेज है आपका उससे, और पेपर एनालिसिस वो भी यहाँ पर चलता रहता है। तो सारी चीजें पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस हमारी मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।